मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री हिट्स में। मैं गुप्तकालीन कला वास्तुकला का दूसरा पार्ट लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आशा है पहला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। पहला पार्ट था परिचयात्मक दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से थोड़ा एक प्रस्तुतिकरण रहा था, जिसमें मैंने प्रयास किया था कि किस प्रकार गुप्तकालीन कला कुषाण काल से आगे बढ़ती हुई गुप्त काल तक विकसित हुई, किस प्रकार विदेशी प्रभाव उसने अपनी कला पर से हटाया, किस प्रकार गुप्तकालीन वास्तुकला के अंतर्गत मूर्ति कला और स्थापत्य कला ने अपना विकास कैसे किया। मूर्ति कला की जो श्रेष्ठ मूर्ति सारनाथ की, मथुरा की और सुल्तानगंज की मूर्तियाँ कैसी थी। स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या चीज़ें आती थी, भवन, मंदिर, महल, स्तूप, विहार, चैत्य जो बौद्धों से रिलेटेड है, वो सब मैंने इस पहले वीडियो में बताने का आंशिक प्रयास किया था। उसके बाद उसी क्रम में, उस वीडियो के उसी क्रम में, उसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए आज अपन चर्चा करेंगे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में मित्रों, मैं आपको बता चुका था कि स्थापत्य के अंतर्गत भवन का प्रयोग, भवन निर्माण आता है, महल आते हैं, मंदिर आते हैं। अगर बौद्धों से जुड़ा हुआ स्थापत्य है तो निश्चित रूप से स्तूप आएंगे, चैत्य आएंगे और विहार आएंगे। ये मित्रों, ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि तीनों ही स्थापत्य के ये निर्माण बौद्धों से जुड़े हुए हैं और इसका अर्थ आपको साफ सुथरे तौर पर समझ लेना चाहिए। प्रश्न निश्चित रूप से आता है स्तूप क्या होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बुद्ध के किसी भी अवशेष पर बनाई गई गुम्बद नुमा, गुम्बद ऐसा, ये गुम्बद नुमा प्रस्तर संरचना, ऐसा गुम्बद नुमा, ये गोल गोल कटोरा टाइप होगा, इसको गुम्बद बोलते हैं। गुम्बद नुमा प्रस्तर संरचना जो बुद्ध के किसी भी अवशेष पर बनाई गई हो वह स्तूप कहलाता है। और फेमस स्तूपों के बारे में जैसे कि आपने नाम सुना होगा, सांची का स्तूप, कार्ले का स्तूप, भाजा का स्तूप, धामे का स्तूप, ये सब जो है स्तूप के अंतर्गत आते हैं। चैत्य एक ऐसी इमारत होती है जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, बौद्धों के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? चैत्य। और बौद्ध भिक्षुगण जहाँ चातुर्मास का जो है प्रवास करते हैं, बरसात के 4 महीने बिताते हैं, आपसी धर्म चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, वो मठ, वो स्थान, वो धर्मशाला विहार के नाम से जानी जाती है। तो ये बौद्ध स्थापत्य के अंतर्गत बहुत बड़े महत्वपूर्ण जो है कलाकृतियां, महत्वपूर्ण स्मारक माने जाते हैं। अब आते हैं अपन जो मुख्य रूप से गुप्तकालीन टॉपिक है, स्थापत्य कला जिसकी पहचान मंदिरों से है, उस विषय पर अपन चर्चा करते हैं। स्थापत्य कला के अंतर्गत पूर्व के वीडियो में मैंने आपको मंदिरों के बारे में और शैली के बारे में बता दिया था, किस प्रकार नागर शैली गुप्त काल के मंदिरों की मुख्य विशेषता रही है। अब नागर शैली की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उसमें वो मैं जिक्र करना उसमें मैंने छोड़ दिया था। आप देखिए नागर शैली की विशेषताएं, ये मित्रों ऑप्शन की दृष्टि से आपको बहुत ध्यान रखने की बात है। क्या क्या विशेषताएं नागर शैली में देखने को मिलेगी? सबसे पहले शिखर निर्माण, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, फिर भी एक बार फिर मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। शिखर निर्माण, ध्यान रहे, उत्तर भारत में सबसे पहले मंदिर में शिखर का अगर निर्माण किसी ने किया है तो गुप्त शासकों ने किया है। यह बहुत गौरतलब प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। शिखर निर्माण महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता मिलेगी आपको प्लेटफॉर्म पर मंदिर का निर्माण, यानी आधारशिला, जिसे आप चबूतरा पर निर्माण कह सकते हैं। ऐसा क्यों? सीलन से बचने के लिए गुप्तकालीन शिल्पकारों ने चबूतरे पर मंदिर बनाए थे। तीसरी विशेषता गर्भगृह, गर्भगृह का निर्माण। गर्भगृह का निर्माण क्या होता है? गर्भगृह आपने देखा होगा, अगर कोई मंदिर है, जिस प्रकार ये मंदिर है, ये शिखर मान लो आप, ये मंदिर है, इस मंदिर में जहाँ भगवान की
मूर्ति विराजमान होती है, इसका एक प्लेटफॉर्म टाइप होता है, इसको बोलते हैं गर्भगृह। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। कभी ये सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म हो सकता है, चौकी नुमा हो सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है, और ये गहरे गोल घेरे के रूप में भी हो सकता है। इसके चारों ओर एक और विशेषता होती है, वो है प्रदक्षिणा पथ। ये भी गुप्तकालीन मंदिरों की यानी नागर शैली की विशेषता है। ध्यान रखिएगा, प्रदक्षिणा पथ अर्थात भगवान के चारों ओर परिक्रमा करने का जो मार्ग होता है, जो वीथी होती है, उसको प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको विशेषता मिलेगी। और जो पांचवी विशेषता इसके अंतर्गत आपको मिलेगी कि शिखर निर्माण, चबूतरे पर निर्माण, गर्भगृह का निर्माण, प्रदक्षिणा पथ। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता नागर शैली की उभर करके आ रही है, ध्यान योग्य है, गुप्तकालीन अधिकांश मंदिरों में गंगा और यमुना, इसका मैंने जिक्र पहले के वीडियो में भी किया था, ध्यान रखिए, गंगा और यमुना की मूर्तियां क्रमशः दाएं और बाएं जरूर मिलेगी। ये गुप्तकालीन नागर शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नंबर 1 ये, और नंबर 2 बाकी फिर अन्य अन्य क्रम में रख सकते हो आप प्रायोरिटी के दृष्टि से। तो गंगा और यमुना पहचानेंगे कैसे? गंगा का वाहन मकर है, इसलिए गंगा को मकर वाहिनी गंगा बोला जाएगा। यमुना का वाहन कछुआ कूर्म है, इसलिए कूर्म वाहिनी यमुना बोली जाएगी। इस प्रकार ये विशेषताएं नागर शैली की आपको देखने को मिलेगी। पंचायतन शैली के बारे में मैंने कल हल्का सा बताया था आपको पहले वीडियो में। एक ही कैंपस में 5 मंदिरों का समूह निश्चित रूप से पंचायतन शैली कहलाता है, जिसके उदाहरण भी मैंने आपको दिए थे। अब मैं नागर शैली के अंतर्गत गुप्त काल में जो प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं उसके बारे में जिक्र करता हूं। निश्चित रूप से प्रश्न आता है, पहले भी प्रश्न आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। इसको अपन एक डायग्राम के माध्यम से, एक तरह से एक टेबल के माध्यम से समझेंगे तो वो बहुत अच्छा बन पड़ेगा। मैं बना देता हूं आपको क्रम संख्या, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। फिर चलेंगे अपन मंदिर, जिसका नाम, कहां है मंदिर, स्थान और क्या विशेषता है। अगर ये चीजें क्रमशः आपने याद कर ली, ध्यान रख ली, तो इससे संबंधित आने वाला प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा 100% विश्वास है, गारंटी है। नंबर 1 पहला है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहां है? देवगढ़। देवगढ़ कहां पड़ता है? ललितपुर के पास है। ललितपुर कहां है साहब? तो झांसी के पास है। झांसी कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के झांसी के पास ललितपुर नामक स्थान है, देवगढ़ के नजदीक। वहां से दशावतार मंदिर गुप्त काल का श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, जिसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नंबर 1 सबसे पहली विशेषता है शिखर का प्रथम प्रयोग इसी में हुआ था। शिखर का प्रथम प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रयोग हुआ था। दूसरा, ये मंदिर, ये वेत्रवती, जिसे आप बेतवा भी कहते हैं, बेतवा नदी, पहले कभी एक फिल्म आया करती थी बेतवा की कसम, वो बेतवा नदी, यह वेत्रवती नदी बेतवा नदी के किनारे है। ध्यान रखने योग्य बात, वेत्रवती नदी या बेतवा नदी के किनारे है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंतर्गत है, इस मंदिर में गजेंद्र मोक्ष, शेष शाही विष्णु यानी शेष नाग पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति, नर और नारायण की मूर्ति और योगी के रूप में शिव,
योगी शिव, इनकी मूर्तियां आपको देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये 3 विशेषताएं आपको विशेष ध्यान रखने की बात है, जरूरी नहीं प्रश्न देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है कि साहब झांसी से देवगढ़ में, किससे संबंधित है, मूलतः तो विष्णु से संबंधित है, बाकी इन सबकी मूर्तियां भी है। गजेंद्र मोक्ष कहां से मिली है, देवगढ़ से। नेत्रवती नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन शिखर नागर शैली का जो मुख्य विशेषता है, शिखर का पहला प्रयोग किसमें दिखाई पड़ता है, दशावतार मंदिर में। ये 3-4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिए। दूसरा मंदिर देखें, ये मंदिर है आपका नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार, नचना जगह है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहां पड़ता है, यह है अजयगढ़ मध्य प्रदेश। पहले प्रश्न तो यहीं से बन जाते, नचना कुठार का पार्वती मंदिर अजयगढ़ है। विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषता देखने को मिलेगी आपको, इसमें शिव पार्वती ललित कला अर्थात संगीत के साथ दर्शाए गए हैं। संगीत के साथ दर्शाए गए हैं, ये आपको निश्चित रूप से इस मंदिर की ये विशेषता के रूप में मिलेगी, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तीसरा मंदिर है भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये मिलेगा आपको सतना डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश, सतना मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। इसकी क्या खास बात है, देखिए गुप्त काल में जो शिव के शिवलिंग बने हैं, एक मुखी हो सकते हैं, चतुर्मुखी हो सकते हैं। ज्यादातर शिवलिंग एक मुखी भी हैं और चतुर्मुखी भी है। ये दोनों चतुर्मुखी रेखीमुखी शिवलिंग की विशेषता गुप्त काल की ही देन है। तो भूमरा का जो शिव मंदिर है, इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता दिखाई पड़ती है, वो इसमें खास बात यह है कि इसके दाएं भाग पर व बाएं भाग पर मकर वाहिनी गंगा, याद रखिएगा मकर वाहिनी गंगा, गुप्तकालीन गंगा यमुना की मूर्तियों का पहला प्रमाण, पहला उदाहरण है भूमरा का शिव मंदिर। पहला, कभी कभी खो का भी आता है, पर है ना, भूमरा का शिव मंदिर जो नजदीक है। तो मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी गंगा, ये दोनों इसी मंदिर में आपको दिखाई पड़ेगी। दूसरी विशेषता, इसमें शिव रत्न जड़ित मुकुट धारण कर रखा है। शिव ने रत्न जड़ित मुकुट, रत्न जड़ित मुकुट शिव के द्वारा इसमें धारण किया हुआ है। यह खास बात आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगी। क्रम संख्या 4, भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर, ये कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी खास बात यह है कि गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे पहले अगर ईंटों का प्रयोग दिखाई पड़ता है तो इसी में दिखाई पड़ता है। तो ईंटों का प्रयोग खास बात है सबसे पहले। दूसरा, एक और विशेषता इसकी है, पहली बार प्राचीन भारत के मंदिरों में अगर पहली बार
मेहराब का प्रयोग कहीं हुआ है। मेहराब आप लोग जानते होंगे, आर्च टाइप होती है ऐसी, इसको मेहराब कहते हैं। जैसे इस प्रकार यूं, ये जो शैली होती है इसको मेहराब के नाम से जाना जाता है। ये जो ऊंचा इलाका है ये नहीं मिलेगा आपको, बस ये सपाट मिलेगा, इसको मेहराब के नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार ज्यादातर मेहराब जो आर्च होती है चौकोर भी हो सकती है, ये गोलाई ये भी हो सकती है। तो पहली बार मेहराब का प्रयोग इस मंदिर में दिखाई पड़ता है, ये इस मंदिर की खास विशेषता है। इसके अलावा इसमें शिव, गणेश, दुर्गा, पार्वती, इन सभी की मूर्तियां भी आपको दिखाई पड़ेगी। फिर आता है सिरपुर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह भी गुप्तकालीन श्रेष्ठ मंदिरों में माना जाता है और ये छत्तीसगढ़ में है, महासमुंद, छत्तीसगढ़। ध्यान आपको मंदिर के स्थान का तो रखना ही है, कौन सा मंदिर कहाँ है, स्थान तो मुख्य रूप से याद रखना ही है, बाकी विशेषताएं भी याद रखनी है। इसकी क्या विशेषता है, इसमें भी ईंटों का प्रयोग होगा, लेकिन सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड तो इधर, सेकंड ईंटों का प्रयोग इसमें हुआ है। अच्छा, ईंटें भी कोई बड़ी बड़ी ईंटें नहीं, गुप्तकालीन मंदिरों की खास बात है छोटी छोटी ईंटें, छोटी छोटी ईंटों का प्रयोग ज्यादातर गुप्तकाल की मुख्य विशेषता है। तो ईंटों का प्रयोग इसमें दिखाई पड़ता है, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। गुप्तकालीन अन्य मंदिरों की अपन बात करें तो आप देखिए कि गोवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर में है। विष्णु से संबंधित है। सातवां देखिए अपन एरण का विष्णु मंदिर, शिखर सब में मिलेंगे। ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही सागर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, विष्णु से संबंधित है, शिखर सब में मिलेंगे। दीनाजपुर का मंदिर, ये आउट ऑफ इंडिया यानी कि बांग्लादेश के अंतर्गत है। बेग्राम ताम्रपत्र जहां से प्राप्त हुआ था, बांग्लादेश के अंतर्गत पड़ेगा ये। और उदयगिरी का गुहा मंदिर बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। उदयगिरी, उदयगिरी का गुहा यानी गुफा मंदिर, उदयगिरी का गुहा मंदिर, ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट है और मध्य प्रदेश में ये मिलेगा। ये गुफा मंदिर है और इसकी खास बात यह है कि इसमें विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति प्राप्त हुई है, या वराह अवतार की मूर्ति। अवतारवाद की धारणा गुप्त काल में मुख्य रूप से थी, ये बात अपने दिलो दिमाग पे बिठा लीजिए। तो गुप्त काल में जो वराह अवतार की जो मूर्ति है, मंदिर है, वो उदयगिरी का गुहा मंदिर के रूप में आपको दिखाई पड़ती है। तो मित्रों, ये जो महत्वपूर्ण मंदिर है, ये महत्वपूर्ण मंदिर गुप्तकालीन है, जिनकी खास खास विशेषताएं मैंने आपको बताई है। इसमें आपको ये चीज तो देखनी होगी। इसके अलावा गुप्तकालीन स्थापत्य में हम धामेक स्तूप को रख सकते हैं, मूल गंधकुटी विहार, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। हेनसांग ने सारनाथ के इस विहार को
मूलागंध कुटी का नाम दिया था, मूलागंध कुटी या मूलगंध कुटी, ये भी रख सकते हैं अपन। ये कई बार बड़े एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा इस प्रकार धार्मिक स्तूप है, मूलगंध कुटी विहार है, ये आप बुद्ध स्थापत्य के अंतर्गत रख सकते हो। एक मीरपुर खास का स्तूप भी अपन इसमें ले सकते हैं। मीरपुर खास का स्तूप भी बौद्ध स्तूप स्थापत्य या बुद्ध स्थापत्य के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, हमने गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला है उसमें मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी हुई विशेषताएं, स्थान, इनके बारे में जिक्र किया। अब गुप्तकालीन चित्रकला, कला के अंतर्गत चित्रकला का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भी आपको पढ़ना है। देखिए, समझने की दृष्टि से मैं इस प्रकार आपको समझाता हूं। सामान्य चित्रकला और एक गुहा यानी गुफाओं के चित्र, गुहा चित्रकला। मित्रों, चित्र हमेशा ही अपने भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम हुआ करता था। आदिकाल से मानव भी अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चट्टानों पर, गुफाओं में चित्र बनाया करता था। तो भावों को सशक्त रूप से व्यक्त करने का एक माध्यम जो है वो चित्रकला है। गुप्तों ने भी चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त काल में चित्रकला के कई रूप और चित्रकला का विकास कई रूपों में आया। आप देखिए, एक है मॉडल पेंटिंग। मॉडल पेंटिंग चित्रों के निर्माण का ये स्टेप जो है, किसी व्यक्ति, किसी चित्र को सामने रखकर हुबहू चित्रण करना, मॉडल पेंटिंग कहलाता है। एक है इमेजिनरी यानी भाव कल्पना, कल्पना करके चित्र बनाना, इमेजिनरी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। यह भी गुप्त काल में दिखाई पड़ती है। अब चित्र जो बनेंगे उसकी विधि का भी प्रश्न बनता है। एक विधि होती है फ्रेस्को पेंटिंग, एक विधि होती है टेम्परा पेंटिंग, शैली भी कह सकते हैं, फ्रेस्को शैली, टेम्परा शैली। टेम्परा पेंटिंग, फ्रेस्को क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। गीली प्लास्टर पर, दीवार पर अगर गीला प्लास्टर है और उस पर अगर कोई चित्रकारी की जाती है तो फ्रेस्को पेंटिंग कहलाएगी। पर अगर सूखी दीवार है, उसमें विभिन्न रंगों के साथ अंडे की जो सफेदी वाला भाग होता है उसका मिक्सचर बना करके जो चित्र बनाए जाएंगे वो टेम्परा शैली के नाम से जाने जाएंगे। दोनों का प्रयोग, दोनों विधियों का प्रयोग गुप्त काल में दिखाई पड़ता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप सपाट दीवार पर चित्र देखते हैं, सपाट दीवार, बिल्कुल सपाट दीवार पर अगर चित्र बने जो उसकी गुप्त काल में बने थे तो इनको मोराल पेंटिंग के नाम से आप पुकार सकते हो, कहा जाता है। और अगर दीवार पर कुछ मूर्तियां, कुछ चित्र उभरे हुए हैं तो ऐसी पेंटिंग को रिलीफ पेंटिंग कहा गया है। ध्यान रखिएगा, सपाट दीवार पर चित्रकारी, मोराल पेंटिंग। और अगर कुछ चित्र और कलाकृतियां, कुछ मूर्तियां उभरी हुई है फिर उस पर पेंट करना है तो ऐसी चित्रकला को रिलीफ पेंटिंग कहा जाता है। इस गुप्तकालीन चित्रकला के सामान्य परिचय के अंतर्गत ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अपन गुहा चित्रण। गुप्त काल में गुहा चित्रण के रूप में देखें तो मुख्य रूप से अजंता
बाघ, एलोरा और हल्के फुल्के एलिफेंटा की गुफाओं के चित्र आते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अजंता के चित्र ही प्रसिद्ध है। अजंता जिसे एजेंटा के नाम से भी पुकारा गया, महाराष्ट्र में अजंता की गुफा चित्र के नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। अजंता के जो चित्र हैं वो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, जैसा कि सब जानते हैं। कम से कम स्थान की बात करें, बागेरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। कितनी है? 29 गुफाएं हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से 25 विहार चित्र हैं, शेष 4 चैत्य चित्र हैं, यानी चैत्य गुफा के रूप में यह चित्रकारी आपको देखने को मिलती है। अजंता के चित्रों को अगर खोजने का श्रेय दे दिया जाता है तो आप देखिए, सन 1819 में एक अंग्रेज विद्वान था एरिक्सन। इस एरिक्सन नामक विद्वान ने अजंता के चित्रों को खोजा था। और महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखिएगा, अजंता के चित्रों को खोजने का श्रेय एरिक्सन महोदय को दिया जाता है। 29 गुफाएं, 25 विहार चित्र है, 4 चित्र है। 1819 के अंतर्गत ये चित्र खोजी गई थी। अजंता की गुफाओं के जो चित्र है उसमें अगर अपन सिलेबस के हिसाब से गुप्तकालीन चित्रों की बात करें तो गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19 के चित्र ही गुप्तकालीन हैं, जिनकी अपनी विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या है? गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 19 की विशेषता क्या है, इसके बारे में थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। गुफा नंबर 16, सबसे पहले बात करें, अब देखिए इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध को वैराग्य पैदा करने वाले, इतिहास की सामान्य सी जानकारी रखने वाला विद्यार्थी उसको पता होगा कि बुद्ध को वैराग्य पैदा करने वाले 4 दृश्य कौन से हैं। सब जानते हैं बुद्ध को वैराग्य पैदा करने वाले 4 दृश्य के चित्र। वो 4 दृश्य, सबसे पहले मरणासन्न, सबसे पहले जो वो देखता है महात्मा बुद्ध जब नगर भ्रमण को जाते हैं, सबको पता है वो 4 दृश्य वाले चित्रों का अगर अंकन कहीं है तो वो गुफा नंबर 16 में, जैसा कि इसके अंतर्गत दिया गया है। दूसरी जो विशेषता है महत्वपूर्ण रूप से, इसका प्रश्न कई बार आ गया है, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। मरणासन्न राजकुमारी का चित्र गुफा नंबर 16 में है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मरणासन्न राजकुमारी का चित्र गुफा नंबर 16 में। और तीसरी विशेषता, उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध का चित्र, उपदेश देते हुए बुद्ध का चित्र, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। 3 महत्वपूर्ण विशेषता याद रखनी गुफा नंबर 16 में, आपको इससे ज्यादा याद नहीं रखनी। गुफा नंबर 17, सबसे पहली विशेषता तो यह है कि जितने भी गुफाएं 29 हैं अजंता की, उसमें सबसे ज्यादा चित्र इसी गुफा में है। अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अजंता के सर्वाधिक चित्र कौन सी गुफा में मिलते हैं? तो गुफा नंबर 17, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
इसी गुफा को चित्रशाला भी कहते हैं। किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? गुफा नंबर 17 को। इसके अलावा इसी गुफा को राशि चक्र गुफा भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, राशि चक्र गुफा। कौन सी गुफा राशि चक्र कहलाती है? गुफा नंबर 17। इसके अलावा एक और विशेषता बहुत महत्वपूर्ण इसकी है, जिसका अक्सर प्रश्न आता है, माता शिशु का चित्रण किस गुफा में मिलता है? माता शिशु का चित्रण किस गुफा में मिलता है? तो गुफा नंबर 17 में। यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता गुफा नंबर 17 की है। और देखिए, बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण वाला चित्र इसी में है। दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को प्रदर्शित करने वाला चित्र किस गुफा में है? तो गुफा नंबर 17। ग्रह त्याग की घटना ही महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध के द्वारा ग्रह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इसका अगर फोटो, इसका अगर चित्र किसी गुफा में है तो गुफा नंबर 17 में। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी बुद्ध के द्वारा प्राण त्याग, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, महापरिनिर्वाण वाला चित्र भी अगर किसी गुफा में है तो गुफा नंबर 17 में। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राहुल का समर्पण, राहुल महात्मा बुद्ध के पुत्र, मैं अन्य राहुल जी की बात नहीं करूंगा, राहुल महात्मा बुद्ध के पुत्र, इसके द्वारा बुद्ध को समर्पण किया गया था। इस प्रकार इस चित्र को भी दर्शाया गया है, तो वो भी इसी गुफा के अंतर्गत मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो गुप्तकालीन गुफाएं हैं वो 3 है, 16, 17 और 19। 16 की विशेषता जो सबसे पहले मरणासंद राजकुमारी की थी, मैंने बताई। गुफा नंबर 17 जो महत्वपूर्ण विशेषता है, चित्रशाला कहते हैं, राशि चक्र गुफा कहते हैं, माता शिशु का अंकन है, बुद्ध का महापरिनिष्क्रमण और ग्रह महापरिनिर्वाण, इन दोनों का चित्रण और राहुल के समर्पण जैसे चित्र, ये सब महत्वपूर्ण विशेषता गुफा नंबर 17 की है। आपको निश्चित रूप से याद रखनी है, संभावनाएं 100% बनती है प्रश्न आने की। गुफा नंबर 19 बहुत ज्यादा विशेषता वाली नहीं है। गुफा नंबर 19 एक महत्वपूर्ण विशेषता, यह सबसे बड़ी गुफा, यह सबसे बड़ी स्तूप गुफा है। यह सबसे बड़ी स्तूप गुफा है जिसमें टेम्परा व फ्रेस्को चित्रण विधि का प्रयोग किया गया है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि टेम्परा और फ्रेस्को क्या होती है। इस गुफा नंबर 19 में इसका आपको अंकन दिखाई पड़ेगा, प्रयोग दिखाई पड़ेगा। तो मित्रों, गुफा नंबर 16, 17 और 19 की जानकारी मैंने आपको दे दी। बहुत ध्यान से मैंने इसकी विशेषताएं आपको समझा दी है। कृपया एक एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछे, अगर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये तय है। अन्य गुफाओं की बात करें अपन तो अजंता के बाद आती है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा बाघिनी नदी के तट पर है। कहां है स्थान? मध्य प्रदेश में है। और क्या खास बात है इसके अंतर्गत? लौकिक विषय मिलेंगे आपको, मनुष्य जीवन से जुड़े हुए लौकिक जीवन के दृश्य, लौकिक जीवन के दृश्य बाघ की गुफा की महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसकी खोज सन 1818 में
डेजरफील्ड नामक विद्वान के, अंग्रेज विद्वान के द्वारा की गई थी। डेजरफील्ड नामक अंग्रेज विद्वान के द्वारा इसकी खोज की गई थी बाघ की गुफा की। अन्य गुफाओं में अगर अपन देखें, इसकी एक और विशेषता है, बाघ की गुफा को रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे बाघ में तकरीबन जो है करीब 9 गुफाएं हैं, उसमें गुफा नंबर 4 और 5 को ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से रंग महल के नाम से जाना जाता है। बाघ में जो गुफा नंबर 4, 5 है वो संयुक्त रूप से रंग महल के नाम से जाना जाता है। लगभग यहाँ पर कुल 9 गुफाएं हैं, इनमें से गुफा नंबर 4, 5 रंग महल गुफा के नाम से जानी जाती है। विशेषता ध्यान रखिएगा, इसके लौकिक जीवन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा बाकी एलोरा की गुफाएं हैं, औरंगाबाद, एलोरा गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र। एलिफेंटा की गुफाएं भी है महाराष्ट्र। तो कहीं ना कहीं यह सब गुफाओं में सामान्य चित्रण गुप्त काल से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। विधिवत रूप से इस प्रकार गुप्तकालीन कला के अंतर्गत वास्तुकला और चित्रकला का जो अपना फेज था ये पूरा हो गया है। आशा करता हूं आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं अपन गुप्तकालीन साहित्य। जैसा कि कहावत है, नाम राखण में गीतड़ा के भीतड़ा। नाम राखण में अगर लंबे समय तक नाम को जिंदा रखते हैं तो लोकगीत साहित्य के रूप में हो सकते हैं और मौखिक रूप से भी हो सकते हैं, या फिर भीतड़ा यानी कि दीवारें, यानी कि शिलालेख, यानी कि स्तंभलेख या अभिलेख। गुप्तकालीन साहित्य कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। गुप्तकालीन साहित्य जिस भाषा में लिखा गया था वो था अधिकांशतः संस्कृत। ध्यान रखिएगा, साहित्य की दृष्टि से भी, कला की दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से भी गुप्त काल में चहुमुखी प्रगति हुई थी। अतः समग्र रूप से इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। भाषा संस्कृत थी, अधिकांश साहित्य की भाषा संस्कृत थी, लेकिन आम बोलचाल की भाषा, ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में आम बोलचाल की भाषा तो प्राकृत ही थी। इसे आप अभिजात्य वर्ग की भाषा कह सकते हैं, राजकीय भाषा कह सकते हैं, राजभाषा कह सकते हैं। इस प्रकार गुप्त काल में जो साहित्य लिखा गया, ज्यादातर जो विश्व स्तर की प्रसिद्धि रखता है, वो तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही लिखा गया था। हाँ साथियों, गुप्तकालीन साहित्य जैसा कि मैंने जिक्र किया, संस्कृत भाषा में लिखा गया अधिकांशतः। उस समय की राजभाषा संस्कृत थी, लेकिन आम बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। गुप्तकालीन साहित्य के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो स्मृति ग्रंथ इसके अंतर्गत लिखे गए, जिसमें नारद स्मृति है, पाराशर स्मृति है, कात्यायन स्मृति है। इसके अलावा बृहस्पति स्मृति है। ये ऐसे ग्रंथ इसके अंतर्गत लिखे गए। महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक, विधि ग्रंथ, आर्थिक नियमावली की जानकारी के ग्रंथ, कृषि संबंधी जानकारी के ग्रंथ, खगोल विज्ञान, गणित, नक्षत्र शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और रसायन शास्त्र, धातु विज्ञान आदि विषय वस्तु से संबंधित ग्रंथ भी लिखे गए हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साहित्य के अंतर्गत आपको ध्यान रखनी होगी, पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप है वो गुप्त काल में ही अस्तित्व में आया था। लेकिन अगर अपन बात करेंगे पुराणों की विषय वस्तु क्या है, तो ध्यान रखिएगा, पुराणों की जो विषय वस्तु है वो वंशावली की क्रमबद्धता, वंशावलियों की क्रमबद्धता पुराणों के अंतर्गत दिखाई पड़ती है, जो विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक कथानकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। तो गुप्तकालीन साहित्य के अंतर्गत ये चीजें आती है। गुप्तकालीन जो साहित्य था जिसके अंतर्गत नाटक वगैरह की स्थिति आती है, वो प्रेम प्रधान थे।
ये आपको महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में ध्यान रखना पड़ेगा। गुप्तकालीन नाटक प्रेम प्रधान और सुखांत होते थे, यानी उनका अंत सुखपूर्वक होता था। सुखांत नाटक प्रेम प्रधान और सुखांत होते थे। अब गुप्त काल में कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण थी? वैसे अगर देखें, कालिदास की रचनाएं कामंदक का नीतिसार, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, वात्स्यायन कामसूत्र, और भी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी इस जमाने में वो कौन कौन सी थी उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इन सब रचनाओं को आपको याद रखना है। एक आध प्रश्न इसमें से आने की 100% संभावना है। सबसे पहले कालिदास की रचनाओं की बात करते हैं। मेरे द्वारा कुछ बनाए गए थे नोट्स, जिसके बारे में इसके माध्यम से मैं आपको अंकित करवाता हूं। कालिदास की रचना, कालिदास यानी भारत का शेक्सपियर। जितनी महत्ता, जितनी इज्जत, शान और शौकत अंग्रेजी के महान विद्वान शेक्सपियर की है, उतनी ही महत्ता, या उससे भी ज्यादा कहूंगा मैं, तो उससे भी ज्यादा महत्ता कालिदास की है। संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में, संपूर्ण संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कालिदास का नाम बड़ी मान सम्मान और इज्जत के साथ लिया जाता है, गर्व के साथ लिया जाता है, और हम भारतीय निश्चित रूप से कालिदास के नाम से गौरवान्वित होते हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। कालिदास ने जो रचनाएं लिखी है उसमें ऋतु संहार सबसे पहली, ऋतु संहार। खास बात तो यह है, जीके की दृष्टि से इसकी ज्यादा विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पहली रचना है, पहली रचना। 6 सर्ग हैं। नंबर 2 मेघदूत। ये दोनों ही खंड काव्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। नंबर 3 कुमार संभव। 17 सर्ग हैं इसमें। नंबर 4 रघुवंश। 19 सर्ग है, सबसे बड़ा है, अंडरलाइन कीजिएगा, सबसे बड़ा है 19 सर्ग। ये दोनों ही महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। और क्रमशः तीनों ही नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, और विक्रमोर्वशीय। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र और ये तीनों ही नाटक है। कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अगर साहित्य की समस्त विधाओं में सबसे अच्छी मानी जाती है तो नाटक विधा है, और नाटकों में भी सबसे अच्छी बात करें अपन तो फिर अभिज्ञान शाकुंतलम ही आएगा। इस प्रकार ये 7 रचनाएं कालिदास की महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक और रचना है जिसका जिक्र कम होता है, वो है कुंतलेश्वर दौत्यम। ध्यान रखिएगा,
कुंतलेश्वर दौत्यम कालिदास की रचना है। कुंतल नरेश के दरबार में जब ये दूत बन करके जाता है उसके ऊपर लिखी गई ये पुस्तक है कुंतलेश्वर दौत्यम, जो कालिदास की रचना है। अन्य रचनाएं जो है उसके लेखक और उसके बारे में अपन समग्र रूप से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता भास ने लिखी है। चारू दत्त भास ने लिखी है। अरुभंग भास के द्वारा लिखी है। बाकी मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। मुद्रा राक्षस, चाहे तो आप नोट करते जाएं। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त ने लिखी है। शिशुपाल वध माघ के द्वारा लिखी गई है। किरातार्जुनियम और 10 कुमार चरित ये भारवी ने लिखी है। क्षमा कीजिएगा, 10 कुमार चरित दंडी की है। किरातार्जुनियम भारवी की है। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा। कृषि संबंधी जानकारी है इसके अंतर्गत। काव्य अलंकार भामह द्वारा। इस प्रकार और भी गुप्तकालीन पुस्तकें हैं। अधिक जानकारी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसके भी पूरी की पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मेरे अगले वीडियो में गुप्तकालीन साहित्य की प्रमुख रचनाएं। इस प्रकार गुप्तकालीन कला साहित्य वास्तुकला पर यह जानकारी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर में इतिहास का जो चैप्टर है उसमें सार गर्भित रूप से आपको दे दी गई है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके जो स्टार पॉइंट्स है वो स्टार पॉइंट्स जो क्वेश्चन के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए बहुत अच्छी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक पूरी की पूरी सूची मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।